अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग जो है सीटेट जुलाई इसके लिए गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये एक गद्यांश है और मैंने आपको बताया था कि हिंदी और उर्दू दोनों को हल करने का अलग अलग तरीका है। अगर आप उर्दू में हल करते हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर पढ़िए। अगर आप हिंदी में हल करते हैं गद्यांश तो पहले आप क्वेश्चन नहीं बल्कि पहले पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है ना। तो चूंकि ये हिंदी वाला है तो इसमें हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा। गद्यांश जी यानी गद का अंश गद्यांश। खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई। चलिए देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं। खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई, यह पूछने के बावजूद कि जब मीडिया मंडी में है और मंडी में धर्म, ईमान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है, तो खबर बिकने पर चौंकना, परेशान होना अथवा दुखी होना क्यों? परेशान होना जरूरी है। मीडिया का भ्रष्टाचार लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। पैसे लेकर समाचार छपने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। धन का लोभ किया क्या नहीं करवाता। बताया गया कि मुनाफाखोरी के दबाव में कुछ मीडिया संगठनों ने पत्रकारिता के ऊंचे आदर्शों की हत्या कर दी। कुछ समय पहले तक रिपोर्टरों अथवा संवाददाताओं को नगद या अन्य छोटे छोटे उपहार दिए जाते थे। देश विदेश में किसी कंपनी या किसी शख्स के बारे में अनुकूल खबर छापने पर अच्छे होटलों में लॉन्च डिनर के साथ नगद भुगतान का लिफाफा दिया जाता था। मतलब ये चीज जो है पहले से चला जाता था कि अगर किसी के बारे में कोई छाप दिया तो उसको देश विदेश में नगद लिफाफा मिलता था। ऐसी खबर हर सूरत में वस्तुनिष्ठ होते हुए व्यक्ति, पद या संस्था की प्रशंसा कर रही होती थी। परंतु फिर बड़ा बदलाव आया। कामकाज की शैली और नियम बदल गए। मूल्यों को निश्चित करने की जी गला काट प्रतियोगिता के अतिरिक्त बड़ा मुनाफा पाने के लिए एक नई टर्म मार्केटिंग का सहारा लिया जाने लगा। उसूलों के उल्लंघन के जवाब तलाश कर लिए गए। कहा गया कि एजेंसियों जैसे बिचौलियों को खत्म करने में कुछ भी बुरा नहीं। प्रेस परिषद ने कुछ दायित्व समझते हुए पैसे के बदले समाचार पर एक कमेटी का गठन किया। किसने भाई कमेटी का गठन किया? तो प्रेस परिषद, याद रखिएगा, आगे आगे आपको आएगा काम। जिससे चुनाव के दौरान नेताओं अथवा राजनीतिक दलों से पैसे लेकर समाचार प्रकाशित करने वाले जिम्मेदार कारकों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। परंतु कारपोरेट मीडिया की दृश्य और दृश्य शक्ति के सामने ऐसा हो न सका। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभास जोशी ने भी इस अनर्थ को रोकने की कोशिश की, परंतु मीडिया समूह और राजनीति के कार्यकर्ताओं के बीच दलाली की पैकेज में सभी कुछ चल रहा है। जी ये जो साथियों पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा और आपने जो सुना, इसी पैराग्राफ से अब आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि वो पैराग्राफ में कहां पर है और फिर कैसे हल करना है, ठीक है ना जी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है? किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है? सब्जी मंडी,
पत्रकारिता की मंडी, कपड़े की मंडी, इनमें से सभी। आप देखिएगा मंडी की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले लाइन पढ़िए यहां, देखिए क्या लिखा हुआ, खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई, यह पूछने के बावजूद की, यह पूछने के बावजूद की जब मीडिया मंडी में है और मंडी में धर्म, ईमान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है। कौन मंडी में भाई? मीडिया मंडी में। तो मीडिया मंडी में बिक रहा है ना, तो आपका हो गया कि किस मंडी में धर्म, ईश्वर बिक रहा है? तो पत्रकारिता की मंडी में। किसमें? पत्रकारिता की मंडी में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? पत्रकारिता के उत्थान से, मीडिया के प्रभाव से, मीडिया के बिक जाने से, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने पढ़ा भी है, इसको खोजने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है। चलिए देख लेते हैं पैराग्राफ में, आपको पैराग्राफ में दिखा दूंगा तो आपको हल करना और भी आसान हो जाएगा। देखिए, ईमान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है, तो खबर बिकने पर चौंकना, परेशान होना अथवा दुखी होना क्यों? परेशान होना जरूरी है। मीडिया का भ्रष्टाचार लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। कौन भाई पहुंचा रहा है नुकसान? मीडिया का भ्रष्टाचारी होना, मीडिया भ्रष्ट होना। तो आपको पूछा गया कि लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? तो मीडिया के बिक जाने से। भ्रष्टाचार का मतलब बिक जाना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लेखक के अनुसार मीडिया में पहले किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था? जे, मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था। मीडिया के बिकने पर पाखंड बिकना स्वाभाविक नहीं। धर्म और ईमान का मीडिया से कोई लेन देन नहीं। इसमें जो आपने ये पढ़ा साथियों जे, कि देखिएगा लेखक ने यहां पर यह जिक्र किया है, उन्होंने यहां पे देखिएगा, पैसे लेकर समाचार छापने की खबर ने हड़कंप मचा दिया, धन का लाभ क्या क्या नहीं करवाता। बताया गया कि मुनाफाखोरी के दबाव में कुछ मीडिया संगठनों ने पत्रकारिता के ऊंचे आदर्श की हत्या कर दी। कुछ समय पहले तक रिपोर्टरों अथवा संवाददाताओं को नगद या अन्य छोटे छोटे उपहार दिए जाते थे, यानी पहले भी दिया जाता था। देश विदेश में किसी कंपनी या किसी शख्स के बारे में अनुकूल खबर छापने पर अच्छे होटलों में लॉन्च डिनर के साथ नगद भुगतान का लिफाफा दिया जाता था। मतलब यह है कि यह सिलसिला पहले भी चलता था। यही ना क्वेश्चन में है। तो आपको पूछा गया कि लेखक के अनुसार तो मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था, मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? 3 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया कि पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? प्रेस परिषद, न्यूज चैनल, समाचार पत्र संगठन, यह सभी। तो पैराग्राफ में इसको देख लीजिए कि किसके द्वारा समाचार साथियों प्रेस का क्या बोलते हैं, एक कमेटी का गठन किया गया। ऐसी खबर हर सूरत में वस्तुनिष्ठ होते हुए व्यक्ति, पद या संस्था की प्रशंसा कर रही होती थी, परंतु फिर बड़ा बदलाव आया, कामकाज की शैली और नियम बदल गए। मूल्यों को निश्चित करने के मिला जी गलाकाट प्रतियोगिता के अतिरिक्त बड़ा मुनाफा पाने के लिए एक नई मार्केटिंग का सहारा लिया जाने लगा। उसूलों के उल्लंघन के जवाब तलाश कर लिए गए। कहा गया कि एजेंसियां जैसे बिचौलियों को खत्म करने में कुछ भी बुरा नहीं। प्रेस परिषद ने कुछ दायित्व समझते हुए पैसे के बदले समाचार पर एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन किया किसने भाई? प्रेस परिषद ने। किसने किया? प्रेस परिषद ने क्या किया? कमेटी का गठन किया। यही ना क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? प्रेस परिषद के द्वारा, न्यूज चैनल के द्वारा और समाचार पत्र संगठन के द्वारा, ये सभी के द्वारा। तो हमने तो अभी देखा है कि प्रेस परिषद के द्वारा यह कमेटी का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और यह क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया
पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश की पत्रकार ने की। मतलब अब समझिएगा, पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश कौन से पत्रकार ने की थी? दीपक चौरसिया, ओहो, प्रभु चावला, प्रभास जोशी, राजदीप सरदेसाई। आप देखिएगा यहां पर एक पत्रकार का नाम आया है जिसके बारे में यह पूछा जा रहा है। यहां पे देखिएगा, ये देखिए, परंतु कारपोरेट मीडिया की दृश्य और दृश्य शक्ति के सामने ऐसा हो न सका। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभास जोशी ने इस अनर्थ को रोकने की कोशिश की। किसने कोशिश की? तो प्रभास जोशी ने। नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किसने पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने इसको रोकने की कोशिश की? तो प्रभास जोशी, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़कंप का तात्पर्य क्या है? हड़कंप का तात्पर्य धूम मचाना, हिलाना, हार मिलाना, हार मिलाना, हारना। हड़कंप का तात्पर्य है साथियों क्या? हिलाना। ठीक है ना, हिला दिया। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर में है, पत्रकार में कौन सा समास है? पत्रकार में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। देखिए, अव्यय भाव उस समास को बोलते हैं जिस समास का पहला पद जो क्या हो? अव्यय हो। अव्यय का मतलब पहला पद क्या हो? उसके अंदर जे क्या हो? प्रत्यय और एक आपका होता है उपसर्ग हो। जैसे हम बोलते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो यहां पर प्रति क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। द्वंद्व समास वो बोलते हैं जो दोनों समास आपस में बराबर हो, जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, जैसे माता पिता, दिन रात। तत्पुरुष बोलते हैं वो समास जिसका अगर हम समासिक विग्रह करते हैं तो जिसके बीच में का, की, के, रा, री, रे और साथियों ना, नी, ने आ जाए, को आ जाए। तो पत्रकार में पत्र जोड़ कार, जेन, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब एक और पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। एक और गद्यांश है, वर्ष 1914 ईस्वी तक देश का औद्योगिक विकास बेहद धीमा रहा और साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया। साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया। गांव की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई। सबसे अधिक बुरा प्रभाव कारीगरों, हरिजनों और छोटे किसानों पर पड़ा। ग्रामीण जन साम्राज्य और उनके भारतीय एजेंट जमींदारों के दोहरे शोषण की चक्की में पिस रहे थे। ब्रिटिश काल में सूदखोर महाजनों का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिनसे एक बार कर्ज लेने पर गांव के किसान जीवन भर गुलामी का पट्टा पहनने पर मजबूर हो जाते थे। आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने ये मोहल्ले में एक होता था कौन? महाजन। सब उससे कर्जा लेकर सारी जमीन गिरवी रहती थी, उसके यहां सब नौकरी कर रहा, पहला होता था ना ये सब। तो चलिए, उनके हिसाब के सूद का भुगतान करने में असमर्थ किसान महाजनों को खेत बेचने पर मजबूर होकर अपनी जमीन पर ही मजदूर होता गया। इस प्रकार देश में एक ओर तो बड़े किसानों की संख्या बढ़ी, दूसरे ओर जमीन जोतने वाला किसान जी भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होकर खेतीहर मजदूर होने लगा। भुखमरी से बचने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण बड़े पैमाने पर रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, परंतु इन असहाय लोगों का स्वागत करने के लिए वहां भी कठिनाइयां और समस्याएं ही थीं। प्रेमचंद गोदान में होरी और गोबर के माध्यम से ऐतिहासिक प्रक्रिया को विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यह अकेले होरी की जी ट्रेजेडी नहीं है, पूरे छोटे किसानों के साथ साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण तंत्र का क्रूर मजाक है जो दूसरे ढंग से आज भी जारी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ग्रामीण गरीबी का प्रेमचंद जो यथार्थ चित्रण करते हैं,
या यूरोप में किसी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है। टूटे फूटे झोपड़े, मिट्टी के दीवारों, घरों के सामने कूड़े करकट के ढेर, कीचड़ में लिपटी भैंसें, दुर्लभ गायें, हड्डी निकले किसान, जवानी में ही जिन पर बुढ़ापा आ गया है। ये साथियों एक आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। अब इस पैराग्राफ के संदर्भ में कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। मैं तो आपको डेली पैराग्राफ नहीं कराऊंगा, मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन हल करना आ जाए, समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन हल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को साथियों ये किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, गोदान के पात्र हैं होरी, गोबर और प्रेमचंद, और उसके बाद होरी एवं गोबर। चलिए, पात्र का मतलब क्या होता है भाई? पात्र का मतलब होता है कि इसके किरदार, क्या किरदार कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि गोदान, देखिए ये एक नाटक है जी, नावल है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कहां गया भाई, परंतु इन असहाय लोगों को जी, देखिए पूंजीवादी व्यवस्था में दिखा रहा हूं आपको जी। ये देखिए प्रेमचंद के गोदान में होरी और गोबर के माध्यम से, क्या है, होरी और गोबर। होरी जो है ना, ये साथियों बाप होता है और गोबर उसका बेटा होता है। तो होरी और गोबर के माध्यम से इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया को विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो गोदान के पात्र कौन है? तो होरी एवं गोबर। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1914 तक देश के औद्योगिक विकास धीमा रहने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? साम्राज्यवादी शोषण, गांव की पुंग अर्थव्यवस्था, सुदखोर महाजन, गरीब किसान। यह पूछा गया है कि 1914 तक देश के औद्योगिक विकास धीमी रही, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वर्ष 1914 ईस्वी तक देश का औद्योगिक विकास बेहद धीमी रहा और साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया। यानी साम्राज्यवादी शोषण तीव्र हो गया तो विकास धीमा पड़ गया, यही ना है। तो देखिए अब आपको मिल जाएगा, 1914 तक देश के औद्योगिक विकास धीमा रहने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? साम्राज्यवादी शोषण, गांव की पुंग अर्थव्यवस्था, सुदखोर महाजन, गरीब किसान। तो ये होगा आपका साम्राज्यवादी शोषण। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने का प्रभाव जी, कुप्रभाव किस पर पड़ा? यानी जब ग्रामीण का अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? कारीगर पर, छोटे किसान पर, दलित पर, ये सभी पर। अभी आप देखिए किस पर पड़ा, आपको मिल जाएगा। देखिए गांव की अर्थव्यवस्था पुंग हो गई यानी कमजोर हो गई। सबसे अधिक बुरा प्रभाव कारीगरों, हरिजनों और छोटे किसानों पर पड़ा। किस पर पड़ा? किसान पर पड़ा, कारीगर पे पड़ा, और जो छोटे जाति के लोग थे उस पर इसका प्रभाव पड़ा। यही ना लिखा हुआ है। तो अब आपको इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने का प्रभाव किस पर पड़ा? तो कारीगर बिल्कुल सही, छोटे किसान बिल्कुल सही, दलित, हरिजन को ही दलित बोला जाता है। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्रामीण लोग शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं? रोजी रोटी की तलाश में, भूखमरी से बचने के लिए, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हर आदमी आज चाहता है कि हम शहर में चले जाएं, शहर में बस जाएं, यानी कि रोजी रोटी की तलाश में और भूखमरी से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा भाई जी। अगला क्वेश्चन है, गांव के लोगों का शोषण कौन कर रहा था? गांव के लोगों का शोषण कौन कर रहा था? साम्राज्य के एजेंट, सुदखोर महाजन, ये सभी। गांव के लोगों का शोषण कौन कर रहा था? 12 नंबर क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो शोषण की बात हो रही है, तो आप पैराग्राफ में आ जाइए और यहां पर आपको देख लीजिए कि कौन शोषण कर रहा था गांव के लोगों का जी। पैराग्राफ में देखिए कि 1914 ईस्वी तक देश का औद्योगिक विकास बेहद धीमा रहा
और साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया, यानी जो साम्राज्यवादी शोषण थे वो तीव्र हो गया। गांव की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई। सबसे अधिक बुरा प्रभाव कारीगरों, हरिजनों और छोटे किसानों पर पड़ा। ग्रामीण जन साम्राज्य और उनके भारतीय एजेंट जमींदारों के दोहरे शोषण के चक्की में पिस रहे थे। ब्रिटिश काल में सूदखोर महाजनों का एक ऐसा वर्ग, अब देखिए, एक तो साम्राज्यवादी शोषण, एक सूदखोर महाजन, ये दोनों आपका है नहीं, ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिनसे एक बार कर्ज लेने पर गांव के किसान जीवन भर गुलामी का पट्टा पहनने पर मजबूर हो जाते थे। उनके हिसाब के सूद का भुगतान करने में असमर्थ किसान महाजनों को खेत बेचने पर मजबूर होकर अपनी जमीन पर ही मजदूर होता गया। इस प्रकार देश में एक ओर तो बड़े किसानों की संख्या बढ़ी, दूसरी ओर जमीन जोतने वाला किसान जी भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होकर खेतीहर मजदूर होने लगा। तो अब इसका आंसर आपको मिल गया कि गांव के लोगों का शोषण कौन कर रहा था? साम्राज्य, बिल्कुल सही, साम्राज्य के एजेंट, सूदखोर, ये सभी हो जाएगा, यानी 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे किसानों के खेतीहर मजदूर बनने का कारण क्या था? यानी जो छोटा किसान था वो मजदूर क्यों बन गया? कर्ज चुकाने के लिए खेत बेचना, जी स्वरोजगार की शुरुआत के लिए खेत बेचना, खेती से लाभ ना होना, खेती में कोई रुचि ना करना। इसमें आपने पढ़ा था ना, अभी मैं आपको, देखिए मैं तो सब पढ़ा दिया हूं आपको, बस मैं इतना सा खोज कर आपको बता रहा हूं ताकि भाई आपको यह पता चले कि हम पैराग्राफ को कैसे हल करेंगे। यहां पर देखिए आपको क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों खेत बेचने पर मजबूर हो गया। जिनसे एक बार कर्ज लेने पर गांव के किसान जीवन भर गुलामी का पट्टा पहनने पर मजबूर हो जाते थे। उनके हिसाब के सूद का भुगतान करने में असमर्थ किसान महाजनों को खेत बेचने पर मजबूर हो जाते थे। क्यों? सूद का भुगतान नहीं हो पाता था और जिसके वजह से कर्ज में डूबते डूबते अपना खेत ही दे देता था। किसको? महाजन को। यही ना है। तो अब देखिए, छोटे किसानों के खेतीहर मजदूर बनने का कारण क्या था? यानी जो छोटा किसान था वो क्यों मजदूर बन जाता था अपने ही खेत में? कर्ज चुकाने के लिए खेत बेचना, स्वरोजगार की शुरुआत। अरे अपना रोजगार कहां से शुरुआत करेगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में आए शब्द पंगु का तात्पर्य क्या है? पंगु एक शब्द आया है, बिगड़ना, जी पागुर करना, सुधरना, अच्छे न होना। जी पंगु एक आया है, सबसे पहले ही आया है, देख लीजिए आप। 1914 ईस्वी तक देश का औद्योगिक विकास बेहद धीमा रहा और साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया। गांव की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई। गांव की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई, यानी कि गांव की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। क्या हो गई? बिगड़ गई। यही ना है। तो प्रस्तुत गद्यांश में आए शब्द पंगु का तात्पर्य क्या होगा? बिगड़ना, पागुर करना, सुधरना और अच्छे ना होना। तो साथियों 14 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा यहां पर हो जाएगा आपका बिगड़ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए कि आपका गांव है, पहले गांव को छोड़ दीजिए, अपने परिवार को लीजिए। आपके परिवार में मान लीजिए भाई, आप जो है 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई। अगर मान लीजिए कि इस तीनों भाई में तीनों भाई रोजगार वाला है तो ये तो परिवार खूब अच्छा चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 भाई बिल्कुल बेरोजगार है, बैठा हुआ है, 1 भाई कमाएगा, तो ये साथियों आपके घर का जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि 2 लोग आश्रित हैं 1 लोग पर, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये एक भी बीमार पड़ा तो फिर दोनों और भी हालत बुरे से बुरे हो जाएंगे। तो गांव के पूरे लोग जब मजदूरी हो जाएंगे, एक आदमी ही वहां का मालदार रहेगा, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि गांव का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पित, अकल्प, अकल्पनीय और असंभव। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको बोला जाता है अकल्पनीय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा शब्द क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक,
दार्यवाचक। जातिवाचक बोलते हैं उस शब्द को जिस शब्द से एक समूह का बोध हो, जिसको हम लोग इसमें नकरा भी बोलते हैं। जैसे साथियों आपका क्या है, आप बोल दीजिए आदमी। आदमी क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। जैसे आप बोल दीजिए मनुष्य, ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। जैसे आप बोल रहे हैं किसान, क्या हो जाएगा जातिवाचक। अच्छा, व्यक्तिवाचक जिसको कि हम लोग बोलते हैं इसमें मार्फा, जैसे इसमें आ जाएगा पटना, व्यक्तिवाचक। इसी तरह साथियों आपका आ जाएगा दिल्ली, क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसी तरह आपका क्या होगा मुजफ्फरपुर। इसी तरह साथियों साजिद, ये सब क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब रहा द्रव्यवाचक, जिसको मटेरियल नाउन बोलते हैं, वो साथियों है जो कि लिक्विड को बताता है। तो ये बच गया आपका बुढ़ापा, तो ये भाववाचक। भाववाचक को ही बोलते हैं इसमें सिफत। तो बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। साथियों कैसा लगा आज का ये पूरा सेशन, एक बार आप कमेंट करके बताइए। और सीटेट जुलाई का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सभी क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सेट और जो लाइव टेस्ट साथियों एप्लीकेशन पे चल रहा है, अगर वो चाहते हैं तो आज ही जीएस ऑनलाइन से जुड़िए और एप्लीकेशन पे आप क्लास लीजिए, ताकि वहां से आपको सारी जो पीडीएफ है, नोट्स है, चैप्टर वाइज, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस यानी ऑनलाइन टेस्ट आप दे पाएं। कैसा लगा एक बार आप लोग बताइए क्लास आज का।